हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 19 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है 2008 में जो अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें से 49 लोगों को कन्विक्ट किया गया है, जिसमें 38 को यहाँ पर डेथ सेंटेंस दिया गया है और बाकी जो 11 है उनको यहाँ पर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। इनको यहाँ पर सेक्शन 302, इसके अलावा 120B और यूएपीए के प्रोविजंस के अंदर कन्विक्ट किया गया है। अब यहाँ पर जो इंडियन मुजाहिदीन है वो एलिजिडली इस सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थी और उसका यहाँ पर जो एम था वो ये था कि 2002 के जो पोस्ट गोधरा राइट्स थे उनका बदला लेना और वो वहाँ की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो गुजरात की थी उसको ओवरथ्रो करना चाहते थे, जिसकी वजह से ये हमें सीरियल ब्लास्ट देखने को मिले थे। द एक्सप्लोजर्स वर एलिजिडली कैरिड आउट बाय द इंडियन मुजाहिदीन, जो कि यहाँ पर रीग्रुपिंग ऑफ द बैंड सिमी। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर सेकंड न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे एससी रैप यूपी विड्रॉज रिकवरी नोटिसेस ओवर सीए प्रोटेस्ट डैमेज। तो एक दिन मैंने आपको बताया था कि यूपी गवर्नमेंट ने जो ये तय किया कि प्रोटेस्टर्स को कितने पैसे देने हैं, कितना उन्होंने यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया, तो यहाँ पर सेपरेशन नहीं था, सब कुछ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव ने ही डिसाइड कर लिया। तो वही यहाँ पर कंप्लेनेंट बन गए, वही यहाँ पर एडजुडिकेटर बन गए। तो यहाँ पर जो सेपरेशन की बात होती है, सेपरेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, तो वो प्रॉब्लम थी। उसके बाद यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट अब एक एक्ट लेकर आई है जिसके तहत यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स को सेटअप किया जाएगा और वो यहाँ पर तय करेंगे कि कितना यहाँ पर प्रोटेस्टर्स को पे करना है। तो यूपी गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे इन्फॉर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैज विड्रॉन 274 रिकवरी नोटिसेस टू पे डैमेजेस फॉर डिस्ट्रक्शन कॉज टू पब्लिक प्रॉपर्टी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सीएए, जो कि 2019 में सीए अमेंडमेंट आया था, उसके बाद ये सब प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। The UP government's move reinforces the SC's assertion that under the old state law what should have been a judicial process, तो जो judicial process होना चाहिए वो actually executive process हो गया था। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के चलते यहाँ पर जो कंप्लेनेंट एडजुडिकेटर सारा काम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कर रहे थे, जिसकी वजह से ये जो है ये वॉयलेट करता है बेसिक प्रिंसिपल को। इसीलिए सारे रिकवरी नोटिस जो थे वो वापस कर दिए गए हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग से पूरी इन्वेस्टिगेशन और लाइबिलिटी तय की जाएगी, जो कि ट्रिब्यूनल्स तय करेंगे। तो उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट 2020 एंड डायरेक्टेड इट टू रिफंड रिकवरी ऑलरेडी मेड अंडर द विड्रॉन प्रोसीडिंग्स। तो अब यहाँ पर नया एक्ट के चलते यहाँ पर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेसिकली कुवैत में जो उनका ये कहना है कि बीजेपी गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं हमारे यहाँ बैन है क्योंकि हिजाब की कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया में, ये सब जो भी था। तो ये जो ट्वीट किया था ये एक एंटी इंडिया ट्वीट था जो कि पाकिस्तानी एजेंट ने किया था। उसके बाद हमारे यहाँ के एमपी ने उसको ही रीट्वीट कर दिया। तो यही इंडियन एम्बेसी ने बोला है कि ये सब ना किया जाए और ज़्यादा उनके आइडियाज़ को प्रोपेगेट करने की कोशिश ना किया जाए, जो कि यहाँ पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को फैलाने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं। इंडिया यूएई इन कॉम्प्रहेंसिव ट्रेड पैक्ट। तो इंडिया और यूएई ने यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा दोनों ने ही वाव किया है कि हम यहाँ पर टेररिज्म को जॉइंटली फाइट करेंगे और यूएई के ऊपर जो भी अटैक्स हुए इंडिया ने उसको भी कंडेम किया था। तो जॉइंट कमिटमेंट टू फाइट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, एनहेंसिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन, प्रमोट ई पेमेंट सोल्यूशन। इसके अलावा एक आईआईटी बनाया जाएगा यूएई में। जॉइंट हाइड्रोजन टास्क फोर्स, तो यहाँ पर इंडिया जो ग्रीन हाइड्रोजन का एक्सपोर्टर बनना चाह रहा है, तो एक जॉइंट हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई जाएगी और यहाँ पर साइन किया गया है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। Prime Minister Modi said that India and the UAE will stand shoulder to shoulder against terrorism and referred to the recent terror attacks in the Gulf nation. तो यहाँ पर हम कंडेम करते हैं जो भी टेररिस्ट अटैक्स थे। He also complimented the UAE for showing interest in investing in Jammu and Kashmir। तो यहाँ पर जो UAE है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी इन्वेस्ट कर रहा है। इसके अलावा डिफेंस और सिक्योरिटी पे दोनों कंट्रीज़ ने बोला है कि हम कोलैबोरेट करेंगे, मैरीटाइम कोऑपरेशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे टू द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। और बाकी दोनों कंट्रीज़ कोशिश करेंगे कि अगले 5 साल में जो हमारा ट्रेड है वो $100 बिलियन तक पहुंच जाए। ऑन एनर्जी पार्टनरशिप, तो दोनों ही कंट्रीज़ कोलैबोरेट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। तो एक जॉइंट हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाई जाएगी टू स्केल अप टेक्नोलॉजीज़। इसके अलावा एक आईआईटी बनाया जाएगा यूएई में। हेल्थ कोऑपरेशन पे यहाँ पर जो वैक्सीन्स है उसके लिए रिलायबल सप्लाई चेन्स बनाई जाएगी। फूड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रिलायबल और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स बनाई जाएंगी। स्किल कोऑपरेशंस पे दोनों ही कंट्रीज़ कोऑपरेट करेंगे। स्किल डेवलपमेंट, दोनों ही कंट्रीज़ में स्किल डेवलपमेंट बढ़े तो उसके लिए दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया है यूएई के साथ। अब यूक्रेन और रशिया के इशू के ऊपर इंडिया ने ये स्टैंड लिया है कि क्वाइट एंड कंस्ट्रक्टिव डिप्लोमेसी इज द नीड ऑफ द आवर एंड एनी स्टेप दैट कुड एस्केलेट द टेंशन शुड बी अवॉइडेड। तो यहाँ पर हमने बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखी है, हमने किसी भी कंट्री को कंडेम नहीं किया है यहाँ पर। आगे चलते हैं। तो मुल्ला परियार डैम, आपको पता होना चाहिए ये इशू किसके बीच में है और यहाँ पर क्या इशू है और ये मुल्ला परियार डैम कौन से रिवर के ऊपर बना है। तो ये आपको बस बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
गवर्नमेंट अप्रूव्स प्रोजेक्ट्स टू कनेक्ट पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अब यहाँ पर बात की जा रही कौन से प्रोजेक्ट की, ICJS, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, प्रोजेक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका फेज 2 लॉन्च किया जाएगा, फेज 1 हो चुका है पहले, तो फेज 2 लॉन्च किया जाएगा। और ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम इतना आपको पता होना चाहिए। अब ICJS है क्या, ये नेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि इंटीग्रेशन करेगा जो भी IT सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी का, उसको यहाँ पर पूरा लिंक कर देगा। तो बेसिकली अगर एक जगह आप एंट्री फिल करते हो तो वो हर जगह हर पिलर में अपने आप ही एंट्री आ जाएगी। तो अंडर फेज 2 द सिस्टम इज बीइंग बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन डेटा वन एंट्री, वेयर बाई डेटा इज एंटर्ड ओनली वंस इन वन पिलर एंड द सेम इज देन अवेलेबल इन ऑल अदर पिलर्स विदाउट द नीड टू री एंटर द डेटा इन ईच पिलर। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी इंश्योर की जाएगी कि बार बार यहाँ पर डेटा को एंटर करने की जरूरत ना पड़े। और फेज 1 में क्या किया गया था, तो फेज 1 में बेसिकली हर पिलर का यहाँ पर IT इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। तो इंडिविजुअल IT सिस्टम्स हैव बीन इंप्लीमेंटेड एंड स्टेबलाइज्ड इवन एज सर्च ऑफ रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर किया जाएगा जो यहाँ पर सिलॉस में IT इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए थे, अब उनको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो ये कंपोनेंट्स देख लेते हैं। 5 पिलर्स हैं, पुलिस थ्रू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम्स, सेकंड E-फोरेंसिक्स फॉर फोरेंसिक लैब्स, E-कोर्ट्स फॉर कोर्ट्स, E-प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड E-प्रिजन फॉर प्रिजन्स। आगे चलते हैं। यहाँ पर NCRB डेटा के अकॉर्डिंग जो सुसाइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा हुए थे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से 2020 में, जो कि आंकड़ा था 3548। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, NCRB की रिपोर्ट आई थी। आगे हम चलते हैं वर्किंग विद ब्लॉकचेन। इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मिला नहीं जो कि आप कहीं कोड कर सकते हो, लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया कि ब्लॉकचेन, जो बोला जाता है कि ब्लॉकचेन हर चीज़ का सलूशन है, तो एक्चुअली वो हर चीज़ का सलूशन नहीं है। अब इसमें ऑथर ने यही बताया, जो ब्लॉकचेन है बहुत ही फैसिनेटिंग डेटा स्ट्रक्चर है। क्यूरियोसिटी है कि ब्लॉकचेन जो है बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम का सलूशंस निकाल कर लाएगा। हम इलेक्शंस में इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी क्रिप्टो करेंसी में तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया ही जाता है। इन असेंस अ ब्लॉकचेन इज अ सीक्वेंशियल अपेंड ओनली, इसमें सिर्फ ऐड किया जा सकता है, आप इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन डिलीट नहीं कर सकते हो। फर्स्ट व्हाट कैन गेट एडिड, अब कोई भी चीज़ इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन ऐड कैसे होता है, तो वो पीयर रिव्यूड होता है। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने बोला जो पीयर रिव्यूड की बात है, तो हो सकता है जो पीयर्स हैं वो पहले ही कोल्यूजन कर लें और उसकी वजह से यहाँ पर जो इंटेग्रिटी है वो खतरे में आ सकती है। तो यहाँ पर एक ऑथर ने ये क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि जो परमिशन और प्राइवेट ब्लॉकचेन होते हैं उसमें प्री आइडेंटिफाइड पार्टिसिपेटिंग पीयर्स होते हैं, और अगर प्री आइडेंटिफाइड पार्टिसिपेटिंग पीयर्स हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपस में वो कोल्यूजन कर लें। तो हेंस कोल्यूजन इज पॉसिबल एंड इंटेग्रिटी कैन ओनली बी एंश्योर्ड थ्रू रेगुलेशंस। इसीलिए यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डिस्पाइट मैनी क्लेम्स टू द कंट्री की जो ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर है उसमें प्राइवेसी को इंश्योर किया जाएगा, इसमें यहाँ पर कंसेंट को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन ऑथर ने बोला कंसेंट का यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं आता, कंसेंसस का यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं आता जब अथॉरिटी ही एक हो। तो कंसेंसस इज इनएप्लीकेबल व्हेन देयर इज ओनली वन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस। इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी डिमांड क्यों है, तो क्रिप्टो करेंसी की डिमांड इसीलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कार्स है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में होती तो अपने आप ही उसकी इतनी डिमांड होती ही नहीं। तो द स्कार्सिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज अराइजेस फ्रॉम द कंप्यूटेशनल हार्डनेस। क्रिप्टो करेंसी को माइन करने में बहुत ज़्यादा CPU की ज़रूरत पड़ती है, हाई पावर्ड CPU की ज़रूरत पड़ती है, और उसकी वजह से यहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। तो इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि क्रिप्टो करेंसी को माइन करने में बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। तो टोटल कार्बन फुटप्रिंट ऑफ क्रिप्टो करेंसीज इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ फ्यू मेगा सिटीज एंड इट डज सीम अनगेनली एनर्जी एफिशिएंट एंड अनसस्टेनेबल टू माइन असेट्स दिस वे। इसीलिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की जरूरत है। तो द हाइप ऑफ ट्रीटिंग देम एज सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग विद नॉट सो थॉटफुल यूज केसेस इज परहैप्स टेक्नो डिटर्मिनिज्म एट इट्स वर्स्ट। तो यहाँ पर हमें हर चीज़ को देखकर चलना है, रेगुलेट करते हुए चलना है। ऐसे नहीं मान लेना है कि ये जो है ये हर चीज़ का सॉल्यूशन है, नहीं, हमें पहले चेक करने की जरूरत है, उसकी एप्लीकेशन चेक करने की जरूरत है, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको भी देखने की जरूरत है। आगे हम चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर के PM ने कुछ रिमार्क्स कर दिए थे अबाउट इंडिया डेमोक्रेसी की, जो इंडिया के स्टैंडर्ड्स एंड डेमोक्रेसी के वो कैसे डिक्लाइन हो रहे हैं। फिर इंडिया ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट दर्ज किया, लेकिन ऑथर ने बोला कि इंडिया को इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट दर्ज करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना थिन स्किन्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो हम यहाँ पर चाइना वाले पथ पर चल रहे हैं। जो चाइना है वो बेसिकली वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी करता है, कोई भी कंट्री उसके अगेंस्ट बोलता है तो एकदम उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। तो इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो इंडिया हैज प्रोटेस्टेड अगेंस्ट सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर ली रिमार्क्स इन द सिटी स्टेट्स असेंबली दैट नेहरूज इंडिया हैज बिकम वन, वेयर यहाँ पर जो हाफ ऑफ द MPs हैं उनके अगेंस्ट चार्जेस हैं, जैसे कि क्रिमिनल चार्जेस हैं, रेप चार्जेस हैं, मर्डर चार्जेस हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने बोला कि इंडिया को तो ये बात बतानी चाहिए कि अगर चार्जेस हैं तो बेसिकली हमने एक प्रोविजन ये इंश्योर कर रखा है कि कोई भी यहाँ पर अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि उसके ऊपर कितने केसेस हैं। तो सेल्फ डिक्लेयर्ड केसेस वो बताते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो डेमोक्रेसी उसमें तो और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो रही है। उसके बाद यहाँ पर वोटर्स के ऊपर सब कुछ आ जाता है, क्योंकि वोटर्स को पता है कि हाँ ये कैंडिडेट है और इसके ऊपर इतने क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो उसके बाद भी अगर वोटर वोट दे रहा है तो हो सकता है कि उसके ऊपर जो चार्जेस हों वो पॉलिटिकल वेंडिटा के चलते लगाए गए हों।
ली मेड द रिमार्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिक्लाइनिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स ड्यूरिंग अ डिबेट स्पार्क्ड बाय एक्यूजेशंस की मतलब पार्लियामेंट में जो डिबेट है वो कैसे डिक्लाइन हो रही, पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स कैसे डिक्लाइन हो रहे हैं. बट इफ द पर्पस ऑफ दिल्लीज प्रोटेस्ट वाज टू कन्वे दैट इंडिया विल नॉट टेक लाइन डाउन इंसल्ट्स टू इट्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट फ्रॉम द लीडर ऑफ ए कंट्री दैट इज हार्डली डेमोक्रेटिक. तो बेसिकली ऑथर ने यही बोला कि इंडिया को इतना थिन स्किन होने की जरूरत नहीं है. इंडिया ने पिछले कई सालों में बहुत सारे एम्बेसडर्स को सम्मन किया है जो भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स करने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा ओआईसी ने अभी हिजाब के इशू पर कुछ बोला तो दिल्ली ने ओआईसी को भी पूरी तरीके से लैम्बास्ट कर दिया है. तो ऐसा इंडिया को करने की जरूरत नहीं है. अगर हम ऐसा करें तो बेसिकली हम चाइना के पाथ को फॉलो कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट में विन ब्राउनी पॉइंट्स इन सम डोमेस्टिक गैलरीज फॉर स्टैंडिंग अप टू क्रिटिक्स आउटसाइड. तो बाहर कोई कुछ बोल रहा है, अगर हम उसके अगेंस्ट यहाँ पर कुछ आवाज उठा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके जो वोटर्स हैं वो तो आपसे खुश हो जाएं, लेकिन आपकी जो छवि बन रही है इन द इंटरनेशनल अरीना वो अच्छी नहीं बन रही है. बट दिल्ली शुड नो दैट इट विंस नो रिस्पेक्ट इंटरनेशनली व्हेन इट डज दिस अनलेस इट वांट्स टू काउंट इटसेल्फ इन द सेम कैटेगरी. आगे हम चलते हैं हु वी आर. तो यहाँ पर ऑथर ने यही बताया है कि हमारा माइंडसेट और हमारा एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ है अगर हम लास्ट जनरेशन से कंपेयर करें. तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2021 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 7.87 बिलियन है और 2022 में इंडिया की जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 1.4 बिलियन. इसका मतलब ये जो 70% पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है. द एवरेज एज ऑफ इंडिया इज 28.4 ईयर्स और ये अभी हम देख रहे हैं जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 पर पहुंच चुका है. इसका मतलब ये कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो भी अब डिक्लाइन होने ही वाली है. अ कंट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. क्या हमारे नेबरहुड ज़्यादा मिक्सड हैं अगर हम लास्ट जनरेशन से कंपेयर करें? क्या इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप ज़्यादा एक्सेप्टेबल है? तो हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू डेटा और अकॉर्डिंग टू एटीट्यूड. तो अगर हम डेटा देखें, मैरिज का डेटा है एज ऑफ जनवरी 2018 93% ऑफ मैरिड इंडियंस हैड एन अरेंज्ड मैरिज, जिसमें से 3% लव मैरिज और 2% लव कम अरेंज्ड मैरिज. अगर हम ऑक्टोजेनेरियन से कंपेयर करें तो उसमें अगर देखा जाए तो 94% हैड एन अरेंज मैरिज और अब कितनी अरेंज मैरिज हो रही है तो 93%. तो बेसिकली हम देख रहे हैं जो ट्रेंड है वो बेसिकली सेम है. इंटरकास्ट मैरिजेस उतनी प्रमोट नहीं हो रही हैं. लेकिन अगर हम एटीट्यूड देखें तो हो सकता है कि यहाँ पर लोग अरेंज मैरिज कर रहे हैं लेकिन उनका एटीट्यूड ये है कि अगर लव मैरिजेस हैं तो वो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं. फाइनली द बुक पॉइंट्स टू द 2021 प्यू रिसर्च सेंटर स्टडी विच कंक्लूडेड दैट 99% ऑफ इंडियंस मैरी विद इन देयर रिलीजन. अब हम यहाँ पर एटीट्यूड्स की बात करेंगे तो इन 2016 55% ऑफ यंग पीपल प्रोफेस्ड एन एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरकास्ट मैरिज. तो यहाँ पर 55% ने एक्सेप्टेंस जताई है कि अगर इंटरकास्ट मैरिज कहीं होती है तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे. दूसरी बात, अमंग द 6% ऑफ यंग पीपल हु सेड दे हैड अ लव मैरिज 1/3 वाज इंटरकास्ट. शी डेमोस्ट्रेट्स. इसके अलावा ये बताया गया जो 18 साल विमेन की एज है मैरिज की लीगल एज और 21 साल मेन की है तो इस एज में भी इंक्रीज देखने को मिला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो नियरली हाफ द मैरिड विमेन इन देयर 40s वर मैरिड बाय द टाइम दे वर 18 ईयर्स ओल्ड. बट अमंग विमेन करेंटली इन द अर्ली 20s ये प्रोपोर्शन जो है वो 25% से डाउन हो गया. तो इसका मतलब ये है कि 18 और 21 में शादियां नहीं हो रही हैं, थोड़ी लेट शादियां हो रही हैं. At one level in their own lives, the lives of the youth of India mirror those of their grandparents. अब जैसे शादियों में हमने देखा तो 93% अरेंज मैरिजेस अभी हो रही है और 94% पहले होती थी. तो यहाँ पर तो सेम चीज़ दिखी लेकिन हमें एटीट्यूड में डिफरेंस दिखा है. जैसे कि यहाँ पर 55% लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इंटर मैरिज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं. तो येट देयर एटीट्यूड्स आर चेंजिंग एंड दे प्रूव टू बी डिफरेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन इमेजिन्स अ फेडरल नेशन और उसके लिए अभी लॉन्ग वे टू गो है. हमें उसके लिए और ज़्यादा स्टेप्स लेने की ज़रूरत है और ज़्यादा नेबरहुड को इंटरमिक्स होने की ज़रूरत है. तो यही बात इसमें बताई गई है. आर फेट्स आर टाइड टुगेदर. अब जो सिचुएशन है ग्लोबल वो कैसी सिचुएशन है? कोविड, क्लाइमेट, अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. अब इसको हर कंट्री सलॉज में डील नहीं कर सकता है. इसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए कि सारी कंट्रीज जो हैं वो कनेक्टेड तरीके से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें. तो ये आर्टिकल लिखा है एंटोनियो ने और ये जो है ये है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर जो 3 कॉमन थ्रेड्स यहाँ पर ऑथर ने बताए वो है कोविड, क्लाइमेट, अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज. वी सी देम एवरीवेयर. हर जगह हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन. कुछ कंट्रीज में तो यहाँ पर वैक्सीन बहुत तेजी में दी जा रही है लोगों को, लेकिन अफ्रीका के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक वैक्सीन पहुंची तक नहीं है. तो इन ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम रिग्ड अगेंस्ट द पुअर. तो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है जो कि पुअर के अगेंस्ट पूरी तरीके से रिग्ड है. क्लाइमेट क्राइसिस जो है यहाँ पर जो आइलैंड नेशन है उनको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट झेलने को मिल रहा है क्लाइमेट क्राइसिस का. और जो कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए वो कंट्रीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को झाड़कर चल दे रहे हैं. तो यही प्रॉब्लम है. फर्स्ट बिकॉज फॉरेन पॉलिसी ऑफन बिकम्स अ प्रोजेक्शन ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स. अब जो कंट्रीज हैं वो चाहते तो हैं कि ग्लोबल गुड होना चाहिए लेकिन फिर वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं जिसकी वजह से जो ग्लोबल गुड है वो पीछे छूट जाता है.
गुड इंटेंशंस होते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स, लेकिन हाईजेक्ड हो जाते हैं बाय द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, वैक्सीन इसका प्राइम एग्जांपल है, जहाँ पर SARS-CoV-2 वायरस, हर कोई बात करता है जो वैक्सीन से सबको प्रोवाइड करना ज़रूरी है, क्योंकि जो वायरस है वो कोई नेशनल बाउंड्री को तो थोड़ी फॉलो करता है, वो वायरस तो कहीं भी फैल सकता है। तो वी नीड यूनिवर्सल वैक्सीनेशन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यू एंड मोर डेंजरस वेरिएंट्स। लेकिन उसके बाद भी जो कंट्रीज़ है वो अपनी कंट्री को पहले प्रायोरिटी देते हैं। तो अपनी कंट्री को प्रायोरिटी देना गलत नहीं, लेकिन आपको साथ ही साथ एक सिंक्रोनाइज ग्लोबल प्लान लेकर चलना है कि सबको यहाँ पर वैक्सीनेशन कैसे प्रोवाइड की जाए। सेकंड, मेनी ऑफ टुडेज ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और फ्रेमवर्क्स आर आउटडेटेड और सिंपली वीक एंड बाय द नेसेसरी रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड बैंक, अगर वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन में हमें कुछ पता चलता है कि वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत एक्टिविटीज चल रही है, चाइना की रैंकिंग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो अगर वर्ल्ड बैंक के जो प्रिंसिपल्स हैं, तो कोई भी इंसान उसके प्रिंसिपल्स पे क्यों बिलीव करेगा अगर वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वही अपनी इंटेग्रिटी इंश्योर नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, द अथॉरिटी ऑफ द WHO, जो WHO है, उसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो इस लेवल का पैंडेमिक, कोरोना वायरस के लेवल के पैंडेमिक को डील नहीं कर पाई। एट द सेम टाइम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विद मोर पावर आर आइदर पैरालाइज्ड बाय डिवीजन, जैसे कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, इंडिया को एक परमानेंट मेंबर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा और इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद भी इंडिया को आज तक यहाँ पर परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया है। आगे चलते हैं। तो लोगों का अगर फेथ हमें इंस्टीट्यूशंस में वापस लेकर आना है, तो उसके लिए यहाँ पर रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 2016 में आए थे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। अब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में एक प्रिंसिपल था EPR का, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो प्रोड्यूसर, इंपोर्टर है, ब्रांड ओनर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको यहाँ पर पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये रूल्स यहाँ पर आए हैं। तो आफ्टर रिसाइकलिंग द मैंडेटेड परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक, अ कंपनी वुड हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट, और वो अगर अपने मैंडेटेड परसेंटेज से ज़्यादा रिसाइकिल कर सकता है तो वो उसके सर्टिफिकेट किसी और कंपनी को बेच भी सकता है जो कि उतने रिसाइकल नहीं कर पाई। तो इफ मोर देन द मैंडेटेड अमाउंट इज रिसाइकल्ड, इट कुड बी सोल्ड टू अदर कंपनीज। तो वो यहाँ पर इन एक्सचेंज ऑफ मनी रीसोल्ड भी कर सकता अगर दूसरी कंपनी उतने रिसाइकल नहीं कर पाती है। आगे हम चलते हैं। सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट, ये हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 122 ऑफ एविडेंस एक्ट कहता क्या है? तो सेक्शन 122 ऑफ द एविडेंस एक्ट रिकॉग्नाइजेस दैट ऑल कम्युनिकेशंस बिटवीन द स्पाउसेस ड्यूरिंग द वेडलॉक आर सैक्रोसैंक्ट एंड दे शुड बी हेल्ड प्रिविलेज्ड। तो सेक्शन 122 क्या बोलता है? जो भी कम्युनिकेशंस होते हैं बिटवीन स्पाउसेस, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ ड्यूरिंग द वेडलॉक, तो उसको सैक्रोसैंक्ट माना जाएगा और उसको प्रिविलेज्ड हेल्ड किया जाएगा। अब इसके ही ऊपर क्वेश्चन उठाया गया क्योंकि अब फैमिलियल रिलेशंस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो मोर सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग वैल्यूज गवर्निंग ह्यूमन एंड फैमिलियल रिलेशंस। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन उठाया गया कि सेक्शन 122 को एक बार फिर से देखने की जरूरत है कि इसमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है। तो एविडेंस ऑफ क्वारल एंड द रीजन बिहाइंड इट आर मैटर्स विच फिट इनटू द प्रोहिबिटेड कंपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन स्पाउसेस एंड देयरफॉर इज इनएडमिसिबल। आगे हम चलते हैं। जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी हुई थी बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी कंट्रोवर्सी क्या चल रही है वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट एंड आफ्टर। तो 2008 में मैंने आपको बताया था 22 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे अहमदाबाद की सिटी में और उन्होंने रिवेंज लिया था पोस्ट गोधरा राइट्स का। इन ईमेल सेंड टू सम मीडिया हाउसेज, इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लेम किया था। मिल्स ने ये भी क्लेम किया था कि 2002 के गुजरात राइट्स का हम रिवेंज ले रहे हैं एंड द बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन को पता चला जो इंडियन मुजाहिदीन है वही रीग्रुपिंग है यहाँ पर सेमी की, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की। अब ट्रायल इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक साथ जो ट्रायल हुआ है तो वो यही केस है। 1998 में टाडा में जब राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था तो उसमें 26 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया गया था। तो डिफेंस लॉयर सेड दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ सेंटेंस इन अ सिंगल ट्रायल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक कंडीशन की बात की गई जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनोइया। अब इसमें क्या होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा फैट डेवलप हो जाता है लेरिनिक्स और फेरिनिक्स में। इसकी वजह से सोते समय ही जो ब्रीदिंग है वो रुक जाती है, लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो इंसान अपने आप ही उठ जाता है और वापस से यहाँ पर ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसकी वजह से जो बॉडी में ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है और इसकी वजह से कभी कभी हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो ये जो कंडीशन है ये है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनोइया। तो OSA इज अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन्स ब्रीदिंग स्टॉप्स एंड स्टार्ट्स रिपीटेडली इन द स्लीप्स। मसल्स जो थ्रोट और अपर एयरवे की हैं वो रिलैक्स करने लगते हैं ड्यूरिंग स्लीप, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयरवे है वो ब्लॉक हो जाता है। ये ज़्यादातर ओबीज मैन में होता है, ओबीज विमेन में भी होता है लेकिन उसके चांसेस कम है, ओबीज मैन में ज़्यादा होता है। व्हेन अ पर्सन इज ओबीज दे डेवलप एक्स्ट्रा फैट ऑन देयर लेरिनिक्स एंड फेरिनिक्स दैट कैन क्लोज ऑफ देयर एयरवे इन स्लीप, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक के भी चांसेस रहते हैं। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक स्टॉर्म आया है यूनिस, और ये कहाँ पर आया है? ब्रिटेन में। तो ये आपको पता होना चाहिए, यूनिस स्टॉर्म ब्रिटेन में। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जर्मनी ने यही बोला है कि अगर रशिया इन्वेट करेगा यूक्रेन के ऊपर तो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है वो हम कट कर देंगे और फिर वो नहीं चल पाएगी, वो ऑपरेशनल नहीं हो पाएगी। तो एज कंसर्न्स ग्रू इन यूरोप ओवर एन इमिनेंट जर्मन
Russian invasion of Ukraine, Germany's foreign minister suggested that for the first time on Friday that the military action by Moscow could mean the end of Nord Stream 2. अब यहाँ पर अगर पुतिन अटैक करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या ये रशिया के इंटरेस्ट में होगा? तो यहाँ पर यही बताया गया कि वो रशिया के इंटरेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि जो रशिया की डिमांड है कि नेटो में यहाँ पर यूक्रेन को इन्वॉल्व नहीं करना है, यूक्रेन को इंक्लूड नहीं करना है, तो वो तो फुलफिल नहीं हो पाएगा अगर यहाँ पर रशिया अटैक कर देगा। तो रशिया को यहाँ पर डिप्लोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर इंडिया और यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो इंडिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन फ्राइडे साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि यहाँ पर 80% ऑफ गुड्स में टैरिफ को रिड्यूस कर दिया गया है और जीरो ड्यूटी एक्सेस दी जाएगी 90% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू द यूएई। और इसकी वजह से हो सकता है कि अगले 5 सालों में जो इंडिया का ट्रेड हो जाए यूएई के साथ वो हो जाए $100 बिलियन। द मिनिस्टर एडेड द एग्रीमेंट वुड बूस्ट द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स इन अ नंबर ऑफ लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे कि जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, स्पोर्ट्स गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। बाकी यहाँ पर टैरिफ कंसेशंस यूएई को भी दिए जाएंगे ऑन द गोल्ड, क्योंकि वो जो है वो हमें गोल्ड एक्सपोर्ट करते हैं और हम उन्हें ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं। एज दे हैव एलिमिनेटेड टैरिफ्स ऑन ज्वेलरी, इसीलिए हमने यहाँ पर गोल्ड पे भी टैरिफ्स को हटा दिया है। तो गोयल सेड द एग्रीमेंट इंक्लूडेड रॉबस्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन। हाँ, यहाँ पर रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात की गई है कि जो सामान है वो उसी कंट्री में होना चाहिए, जैसे कि इंडिया से ही सामान होना चाहिए, तो उसके लिए रूल्स ऑफ ओरिजिन लेकर आए गए हैं। इसका मतलब ये है कि थर्ड कंट्री कोई अपना सामान इंडिया में भेजे और फिर इंडिया से यूएई में भेजकर यहाँ पर जीरो टैरिफ का फायदा उठा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर रूल्स ऑफ ओरिजिन भी इंश्योर किए गए हैं। तो यही सारी बात है। आगे हम चलते हैं। क्रॉस ऐप ट्रैकिंग। अब गूगल जो है वो एक प्राइवेसी सैंडबॉक्स लेकर आया, मल्टी ईयर इनिशिएटिव है प्राइवेसी सैंडबॉक्स का। तो जो एंड्रॉयड है वो यहाँ पर दूसरे ऐप्स का डेटा यूज़ नहीं करेगा और यहाँ पर एडवर्टाइजिंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये दीज फीचर्स विल लिमिट शेयरिंग ऑफ यूजर डेटा विद द थर्ड पार्टीज एंड ऑपरेट विदाउट क्रॉस ऐप आइडेंटिफाइड। तो ये आपको पता होना चाहिए प्राइवेसी सैंडबॉक्स किसका है, तो ये गूगल का है, जो कि गूगल का है और गूगल की जो पेरेंट कंपनी है वो यहाँ पर अल्फाबेट। तो आई होप आपका आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया। फिर लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।